नए चैप्टर पर आते हैं बेटा अपन अब अति परवलय हाइपरबोला। दीर्घवृत्त हमारा खत्म हो चुका है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आखिरी चैप्टर पर हम पहुंच रहे हैं जिसका नाम है हाइपरबोला अति परवलय। परिभाषा शांकव की हम पढ़ चुके हैं, है ना। वहीं से परिभाषा शुरू होगी। सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर ले। एक स्थिर बिंदु S, एक स्थिर रेखा, ठीक है, एक गतिशील बिंदु P H, के इस प्रकार गति करता है कि उसकी स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात PS/PM कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, अचर रहे, तो बिंदुपथ शांकव बनता है। और ये PS/PM बराबर E होता है। और E क्या होता है अति परवलय के लिए? 1 से बड़ा। कुछ ऐसी परिभाषा मैंने शांकव की बताई थी आपको कि एक गतिशील बिंदु इस प्रकार गति करता हो कि वह स्थिर बिंदु से दूरी और स्थिर रेखा से दूरी का अनुपात 1 से बड़ा दे दे तो बिंदु P का बिंदुपथ क्या कहलाएगा? एक अति परवलय कहलाएगा। ये जो स्थिर बिंदु है ये क्या कहलाता है? नाभि। और ये स्थिर रेखा क्या कहलाती है? नियता। याद आ रहा है? और ये E क्या कहलाता है? उत्केंद्रता। E क्या कहलाता है? उत्केंद्रता। ये तो इसकी पहली डेफिनेशन है कि PS/PM इक्वल टू E होना चाहिए। E का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी परिभाषा भी होती है कि दो स्थिर बिंदु हों A और B। एक गतिशील बिंदु P इस प्रकार गति करता है कि उसकी दोनों बिंदुओं से दूरियों का अंतर, क्या? दो स्थिर बिंदुओं से एक गतिशील बिंदु की दूरियों का अंतर सदैव अचर रहे, मतलब PA माइनस PB इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो बिंदु P का जो बिंदु पथ बनेगा वह एक अति परवलय बनेगा, कुछ इस तरह से। तो बिंदु P इस प्रकार गति कर रहा है कि उसकी A से दूरी और B से दूरी का अंतर सदैव अचर बना हुआ है, कांस्टेंट बना हुआ है, तो बिंदुपथ एक अति परवलय बनेगा। ये दो परिभाषाएं होती हैं, डेफिनेशन। वो परिभाषा मैथमेटिकल और यह परिभाषा ज्योमेट्रिकल। ये दो डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी है। अब जो अति परवलय का समीकरण होता है, जो मानक रूप में होता है, उसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन x² माइनस y² इक्वल टू 1, ये होता है स्टैंडर्ड हाइपरबोला। क्या कहेंगे इसको? मानक अति परवलय। ये कुछ इस प्रकार से बनता है। x अक्ष पर ये y अक्ष, ये x अक्ष, यहाँ पर इसकी नियताएं होती हैं और यहाँ पर इसकी नाभियाँ होती हैं, ठीक है। सेकंड होता है x² माइनस y² इक्वल टू 1। ये कौन सा होता है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, संयुग्मी। संयुग्मी अति परवलय, ये y अक्ष के अनुदिश बनता है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें इक्वल टू 1 आता है और इसमें इक्वल टू -1 आता है। दीर्घवृत्त को याद करो, पिछले चैप्टर में दीर्घवृत्त में A और B डिसाइड करते थे कि वो मानक होगा या संयुग्मी होगा। ये y अक्ष के अनुदिश बनता है बेटा, x अक्ष, y अक्ष। यहाँ पर ये दो रेखाएं नियता बनेंगी और ये ऐसा ऊपर की ओर, इधर नीचे की ओर खुलता हुआ इस प्रकार का अति परवलय बनता है। ये कौन सा हुआ? संयुग्मी हुआ। तो दो तरह के अति परवलय हमें पढ़ने होंगे। एक मानक अति परवलय x² माइनस y² इक्वल टू 1, और दूसरा संयुग्मी अति परवलय जो कि होगा x² माइनस y² इक्वल टू
-1। क्लियर। अब इनकी बात करते हैं, इन सभी से रिलेटेड, इन दोनों से रिलेटेड जो फॉर्मूले हमें याद करने पड़ेंगे कि नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, नियता का समीकरण क्या होगा, केंद्र कहाँ होगा, शीर्ष कहाँ होंगे, नाभिलंब के सिरे क्या होंगे, वो सब फॉर्मूले हम लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्या करके सारे, ठीक है। काफ़ी फॉर्मूले तो जो होंगे वो दीर्घवृत्त के समान ही होंगे। जैसे सबसे पहला केंद्र, केंद्र मूल बिंदु ही होगा दोनों में, 0,0 0,0। सेकंड शीर्ष, दीर्घवृत्त में जो थे वही यहाँ पर होंगे, ±a,0 मानक वाले में, 0, ±b संयुग्मी वाले में। थर्ड नाभि, नाभि के निर्देशांक भी वही जो पहले थे, a ±ae, 0, 0, ±be। आपको याद आ रहे होंगे दीर्घवृत्त के लिखे हुए फॉर्मूले भी, ये मानक दीर्घवृत्त के लिए लिखे थे और ये संयुग्मी दीर्घवृत्त के लिए लिखे थे। नियता x = ±a/e, y = ±b/e। शीर्ष हो गया, नियता हो गया, नाभि हो गया। शीर्ष पर स्पर्श रेखा, इसमें होगा x = ±a और इसमें y = ±b। फिर आता है लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष, याद आ रहा है? तो यहाँ लघु अक्ष नहीं होगा, यहाँ होगा अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष, ठीक है। तो अनुप्रस्थ अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष, इसमें y = 0, इसमें x = 0। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, वो मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष जो दीर्घवृत्त में था उसी की तरह अनुप्रस्थ अक्ष है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई यहाँ 2a, यहाँ 2b। अब आता है लघु अक्ष जो दीर्घवृत्त में था, तो दीर्घवृत्त में लघु अक्ष कहते थे, यहाँ पर लघु अक्ष की जगह क्या कहेंगे, संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष, और फिर 9th बनेगा संयुग्मी अक्ष की लंबाई। तो संयुग्मी अक्ष इसमें बनेगा x = 0, इधर y = 0, यहाँ 2b और यहाँ 2a। ये कुछ पॉइंट्स जो लगभग वैसे के वैसे ही हैं जैसे दीर्घवृत्त में थे, सिर्फ इस जगह पर आकर के नाम बदल गया, दीर्घ अक्ष की जगह अनुप्रस्थ अक्ष हो गया, लघु अक्ष की जगह संयुग्मी अक्ष हो गया। और लिखते हैं आगे, नाभिलंब के सिरे, नाभिलंब का समीकरण, उनको भी लिख लेते हैं। 9 तो ये हो गए, कुल मिला के याद करो, हमने 18 या 19 लिखे थे दीर्घवृत्त के अंदर, वैसे ही यहाँ भी लिखेंगे। देखिए 10 नंबर पर नाभिलंब की लंबाई वो वही जो पहले थी, 2b² a और इसमें 2a² b। नाभिलंब का समीकरण, नाभिलंब का समीकरण x = ±ae, इसमें y = ±be। नाभि से गुजरता है ना क्योंकि, और अक्ष के लंबवत होता है, दीर्घ अक्ष के, यानी यहाँ पर अनुप्रस्थ अक्ष के। नाभिलंब के सिरे, जब नाभिलंब नहीं बदल रहा, नाभि नहीं बदल रहा, लंबाई नहीं बदल रही, तो क्या नाभिलंब के सिरे बदलेंगे? जी नहीं, ये भी वही के वही रहेंगे जो दीर्घ अक्ष में थे। क्या रहेंगे? ±ae, ±b²a, ±a²b, ±be। प्राचलिक बिंदु, प्राचलिक बिंदु इसमें होता है a sec थीटा, b tan थीटा, और यहाँ पर a tan थीटा, b sec थीटा। थीटा क्या है जानते हो? हमने दीर्घवृत्त में भी लिखा था। थीटा क्या था? उत्केंद्रीय कोण, इसेंट्रिक एंगल।
थीटा उत्केंद्रीय कोण इसेंट्रिक एंगल। नाभियों के मध्य दूरी, जब नाभि के निर्देशांक नहीं बदले हैं तो क्या उनके मध्य दूरी बदलेगी? जी नहीं, उनके मध्य दूरी नहीं बदलेगी। वो यहाँ पर 2AE और यहाँ पर 2BE। नियताओं के मध्य दूरी, नियता का समीकरण भी नहीं बदला था तो उनके मध्य दूरी भी नहीं बदलेगी। वो कितनी होगी? 2A/E 2B/E। लगभग आप ध्यान दे रहे हैं तो प्राचलिक बिंदु बदला है, बाकी सब चीजें अभी भी वो की वही हैं जो कि दीर्घवृत्त में थी। तो अगर अपने को दीर्घवृत्त के फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे तो हमें अतिपरवलय के भी याद होंगे, और दीर्घवृत्त के याद होंगे पक्का, क्योंकि हम दीर्घवृत्त पढ़ चुके हैं। अब तो हम अतिपरवलय पर आ गए ना। चलिए इसके आगे के और लिखते हैं। कितने बचे हैं? और 4-5 और बचे हैं। कुल मिला के हमने 18 या 19 लिखे थे दीर्घवृत्त के अंदर, तो वो जो बचे हुए हैं वो भी अब लिख लेते हैं। 15 तक हम लिख चुके हैं। अगला लिखते हैं 16 नंबर। अतिपरवलय पर स्थित किसी बिंदु P x1, y1 की नाभीय दूरी, फोकल डिस्टेंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, याद करो। ऐसे ही हमने दीर्घवृत्त में भी लिखा था, तो वो यहाँ होगा E x1 प्लस माइनस A E y1 प्लस माइनस B। किसी बिंदु x1, y1 की नाभीय दूरी E x1 प्लस माइनस A E x1 प्लस माइनस E y1 प्लस माइनस B। नाभीय दूरियों का P x1, y1 की नाभीय दूरियों का अंतर, इन दोनों नाभीय दूरियों का अंतर E x1 प्लस A E x1 माइनस A, पहली दूसरी में से घटाएंगे तो कितना आएगा? PS माइनस PS डैश इक्वल टू 2A, और इसमें आएगा PS माइनस PS डैश इक्वल टू 2B। नाभीय दूरियों का अंतर। ऐसे ही नाभीय दूरियों का योग दीर्घवृत्त में लिखा था हमने। पॉइंट नंबर 18, ABE में रिलेशन। क्या था इधर? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। दीर्घवृत्त में याद करो हमने 1 माइनस ई स्क्वायर लिखा था, यहाँ पर ऐसा क्यों? क्योंकि ई का। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पर जाएँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और लिंक पे जा कर के सब्सक्रिप्शन करें, ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। मान 1 से बड़ा होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। ई का मान 1 से बड़ा होगा। और अंतिम पॉइंट, अतिपरवलय का समीकरण, यदि केंद्र H, K है, केंद्र H, K, तो अतिपरवलय का समीकरण। अभी तक जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं सभी के लिए केंद्र 0,0 मूल बिंदु चल रहा था। अब मूल बिंदु नहीं है, H, K है, तो x की जगह पर x माइनस एच होगा और y की जगह पर y माइनस के होगा। तो यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 1, उधर वाले में क्या आ जाता है? इक्वल टू माइनस 1। ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। एक्स की जगह क्या रख दिया आपने? एक्स माइनस एच रिप्लेस करा। वाई की जगह क्या रिप्लेस कर दिया आपने? वाई माइनस के। ये हो गए सारे फॉर्मूले। अब चित्र बना के इनको एक बार देख भी लिया जाए, इनकी स्थिति समझ ली जाए कि कौन सा कहाँ पर होता है। चलिए चित्र भी साथ के साथ बना ही लेते हैं। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, ये दो रेखाएं जो कि नियताएं बनेंगी। शीर्ष पर स्पर्श रेखाएं, दो रेखाएं बनेंगी और यहां से कुछ इस प्रकार से अपना अतिपरवलय बनेगा। तो ये रहा 0,0 केंद्र, ठीक है, एक्स अक्ष व वाई अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु। और ये शीर्ष ए
ए डैश, एम, एम डैश, नाभि एस, नाभि एस डैश। तो ये एस के निर्देशांक ए ई कॉमा 0, इधर एस डैश के निर्देशांक माइनस ए ई कॉमा 0। ये जो लाइन बनाई जा रही है इस प्रकार से, ये लाइन क्या कहलाएगी? नाभिलंब। अक्ष के लंबवत रेखा जो नाभि से गुजरती हो वह क्या कहलाती है? नाभिलंब कहलाती है। तो इसके निर्देशांक एल, एल डैश बन जाएंगे सिरे, इसमें भी ये एन मान लीजिए और इसको एन डैश। शीर्ष यह कितना मिल चुका है आपको? ए कॉमा 0 और यह वाला माइनस ए कॉमा 0। यह x इक्वल टू ए अपॉन ई नियता और ये x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई दूसरी नियता। तो नाभि के निर्देशांक लिखे हमने, शीर्ष के लिख लिए हैं, नियता को लिख लिया है। शीर्ष पर स्पर्श रेखा, इस रेखा को आप क्या कहेंगे? x इक्वल टू ए और ये लाइन कौन सी होगी? x इक्वल टू माइनस ए। ये सारे मिल गए। अच्छा, आप नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक भी लिख देते हैं। तो ये होगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये वाला ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, इधर माइनस ए ई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए और ये वाला माइनस ए ई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इस प्रकार से आपको सभी बिंदु मिल रहे हैं। इन सारे बिंदुओं को एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद याद करो दीर्घवृत्त में हमने कुछ दूरियां बनाई थी। कितनी दूरियां इसके अंदर बनाई थी? चित्र के अंदर 8 प्रकार की दूरियां। वो 8 प्रकार की दूरियां यहाँ भी बनाते हैं, उनको भी चित्र में बनाया जाएगा तो थोड़ा सा और आपको अच्छे से याद होगा। वो एक एक करके सभी दूरी को बनाते हैं। केंद्र से नियता की दूरी ए अपॉन ई, केंद्र से शीर्ष की दूरी ए और केंद्र से नाभि की दूरी ए ई। ये 3 दूरी तो यहाँ पे दिख रही है। केंद्र से नियता की दूरी ए अपॉन ई, केंद्र से शीर्ष की दूरी ए, केंद्र से नाभि की दूरी ए ई। इनका अंतर भी लिखते हैं, इन दूरियों का अंतर लिखा जाए तो नाभि और शीर्ष के मध्य जो आएगा अंतर वो कितना आएगा? ए ई माइनस ए। देखो दिख रहा है आपको, ए ई माइनस ए। नियता और नाभि के बीच में जो अंतर आएगा वो आएगा ए ई माइनस ए अपॉन ई। बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा? जी हाँ। और नियता और शीर्ष के मध्य भी अंतर मिलेगा, वो होगा ए माइनस ए अपॉन ई। तो कुल मिला के 3 तो ये लाल दिख रही हैं आपको और 3 ये पीली दिख रही हैं, दूरियां 6 हो गई। उसके बाद आता है दोनों नियताओं के मध्य दूरी, वो होगा 2a अपॉन ई और दोनों नाभियों के मध्य दूरी वो होगा 2ae। तो कुल मिला के कितने प्रकार की दूरियां अपने को लिखनी है? 8। अब दीर्घवृत्त से कंपेयर करें, पिछले चैप्टर से कंपेयर करके चलोगे ना तो आपको चैप्टर बहुत आसान लगेगा। आपको लगेगा चैप्टर ही नहीं है, ये तो पिछले चैप्टर का रिवीजन हो रहा है, ये नया नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये नया नहीं है, ये वैसा ही तो चल रहा है। सारे फॉर्मूले वैसे ही आए, सब कुछ तो वैसा ही चल रहा है, नाम भी वैसे ही है, फॉर्मूले भी वैसे ही हैं, चित्र में भी लगभग स्थिति वह की वही चल रही है। बस हो इतना रहा है कि ई पहले 1 से छोटा होता था, अब ई 1 से बड़ा हो गया। ई 1 से बड़ा होने की वजह से क्या हो गया कि जो नियता पहले सबसे दूर होती थी अब सबसे पास हो गई। तो केंद्र से जो नियता है वो निकटतम है, फिर शीर्ष है, फिर नाभि है। ये ध्यान रखिएगा, पहले E1 से छोटा था अब E1 से बड़ा है। तो ये हमने कौन सा अति परवलय बना लिया? ये मानक वाला, स्टैंडर्ड वाला अति परवलय बन गया है। अब ऐसे ही संयुग्मी वाला भी बनेगा, उसको भी बनाएंगे। देखिए ये दीर्घवृत्त तो कौन, ये अति परवलय तो कौन सा था? ये कौन सा था? स्टैंडर्ड वाला, मानक वाला। अब कौन सा बनाएंगे हम? कॉन्जुगेट, संयुग्मी अति परवलय। तो वो y अक्ष के अनुदिश बनेगा। ये 2 रेखाएं बनेंगी नियता, ये 2 रेखाएं बनेंगी शीर्ष पर स्पर्श रेखा, और इस तरह से ये संयुग्मी वाला अति परवलय बन रहा होगा। उन सभी बिंदुओं को भी लिख दिया जाए, सारे निर्देशांक बना लिए जाएं उसके अंदर 1 बाई 1।
देखिए केंद्र 0 0, C 0,0, यह बिंदु M, यह B, तो इधर M डैश, B डैश, S 0, BE, नाभिलंब L, L डैश, ये लाइन S डैश 0, BE, N, N डैश, शीर्ष 0, B, 0, B, नियता y इक्वल टू बी अपॉन ई, वाई इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। ये सारे के सारे हमने फिर से लिख दिए हैं। अब इनको भी लिख लेते हैं। ये होगा ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी ई, यह वाला माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बी ई, फिर इधर ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा माइनस बी ई, वाई नेगेटिव हो गया, और इधर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा माइनस बी ई। ये क्या मिल गए? नाभिलंब के सिरे। नाभिलंब नाभि से गुजरने वाली रेखा और अक्ष के लंबवत। तो ये लाइन अब इसमें अनुप्रस्थ अक्ष का काम करेगी और ये लाइन इसमें अब संयुग्मी अक्ष का काम करेगी। क्लियर? जैसे पहले दूरियां बनाई थी वैसे अब दूरियां भी बना ली जाए। कितने प्रकार की दूरी बनाई थी हमने? 8 प्रकार की दूरी। उन 8 प्रकार की दूरी को भी यहाँ भी बना लेते हैं। चलिए, सबसे पहले केंद्र से नियता की दूरी वह कितनी है? BE। केंद्र से शीर्ष की दूरी वह है B। केंद्र से नाभि की दूरी वह है BE। ये 3 दूरी तो लिख दी हमने। केंद्र से नियता BE दूरी पर, केंद्र से शीर्ष B दूरी पर, केंद्र से नाभि BE दूरी पर। अब इन दूरियों का अंतर लिखते हैं। तो शीर्ष और इसमें B माइनस BE, B अपॉन E। शीर्ष और नियता में लिख रहे हैं। शीर्ष और नाभि में लिखेंगे तो BE माइनस B होगा, और नाभि और नियता में अंतर लिखेंगे तो नाभि और नियता में अंतर हम यहां लिखते थे। नाभि और नियता में अंतर BE माइनस B अपॉन E। 6 दूरियां आपको इन दिख गई हैं, 1 2 3, 1 2 3। उसके बाद आता है इन दोनों नियताओं के मध्य दूरी। दोनों नियताओं के मध्य दूरी कितनी होगी? 2B अपॉन E। और दोनों नाभियों के मध्य दूरी, दोनों नाभियों के मध्य दूरी यहां बना देते। वो कितना होगा? 2BE, दोनों नाभियों के मध्य दूरी। तो कुल मिला के कितनी दूरियां दिखनी चाहिए चित्र में? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्रकार की दूरी आपको दिखनी चाहिए। ये कौन सा है? कॉन्जुगेट हाइपरबोला, संयुग्मी वाला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। संयुग्मी में -1 आता है, मानक वाले में +1 आता है, संयुग्मी में -1 आता है। ये दोनों के चित्र ध्यान से देख लीजिए, दोनों चित्रों को, और फॉर्मूलों को देख लीजिए, कौन सा कहाँ पर आएगा, कौन सा बिंदु किस पोजीशन पर होगा। देखिए सवाल लेते हैं अब। पहला सवाल, फॉर्मूले तो सारे पूरे हो गए, सवाल पर आते हैं। पहला सवाल, x²/25 माइनस y²/16 बराबर 1। तो हमें पहले ही देखना पड़ेगा कि ये मानक अतिपरवलय है या संयुग्मी अतिपरवलय है। तो ये कौन सा है? मानक अतिपरवलय, जिसमें a² बराबर 25 है, a बराबर 5 हुआ, b² बराबर 16 है, तो b बराबर 4 हो गया। a और b मिलने के बाद क्या ज्ञात कर लेना चाहिए? E, उत्केंद्रता। तो b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1, b² अपॉन a² इज इक्वल टू e² माइनस 1, e² इज इक्वल टू 1 प्लस b² अपॉन a²। इससे आपको क्या मिलेगा? उत्केंद्रता। अतिपरवलय पढ़ रहे हैं तो उत्केंद्रता कैसी आनी चाहिए बेटा? 1 प्लस 16/25, तो e² का मान आ रहा है 41/25, ई का मान आ गया √41। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए,
या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। 20/5 क्या ई का मान 1 से बड़ा है? जी हाँ, 1 से बड़ा है। ई हमेशा 1 से बड़ा ही आना चाहिए क्योंकि अति परवलय चल रहा है। अब उसमें जो भी पूछा हो आप ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा है कि नाभि के निर्देशांक क्या होंगे, तो वो होता है प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो प्लस माइनस ए का मान कितना था 5, ई √41 5 कॉमा 0 कितना हो जाएगा प्लस माइनस √41 0। इस प्रकार से इसमें हल कर सकते हैं, लेकिन शुरू में ये पहचानना जरूरी है कि वो मानक वाला है या संयुग्मी वाला है। जैसे x²/16 माइनस y²/9 बराबर -1 दिया है। ए या बी में से कौन बड़ा है कौन छोटा है दीर्घवृत्त में देखा करते थे। यहाँ क्या चल रहा है अति परवलय, तो बराबर में +1 या बराबर में -1 को देखा जाएगा। जब बराबर में -1 दिखा तो हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा है संयुग्मी अति परवलय। कौन सा अति परवलय है बेटा, ये संयुग्मी अति परवलय है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। अब इसमें ए का मान कितना होगा 4, बी का मान कितना होगा 3। ई ज्ञात करने के लिए a² = b² × e² - 1। इस संबंध का ध्यान रखना है, ये रिलेशन गलत नहीं लगाना है। जब स्टैंडर्ड होता है तो ये रिलेशन, जब संयुग्मी होता है तो ये रिलेशन। a² अपॉन b² + 1 = e²। e² कितना आ गया, चलिए इसको हल कर लेते हैं। 16/9 + 1 तो e² = 5 ई का मान 5/3। क्या ई का मान 1 से बड़ा आया है? जी हाँ, ई का मान 1 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब यह सही चल रहा है। अब आपसे पूछा है नाभि के निर्देशांक, तो इसमें नाभि होता है 0, ± BE। फॉर्मूले सही लगाने हैं भाई, फॉर्मूले सही लगाने हैं। 0, ± BE, तो 0, ± B कितना है 3, ई कितना है 5/3। तो आंसर कितना आ गया 0, ± 5। इसमें पूछ रहे हैं शीर्ष क्या होगा, तो इसमें शीर्ष होता है 0, ± B, तो 0, ± 3, ये शीर्ष बन जाएगा। नियता पूछा है तो फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, फॉर्मूले के बिना काम नहीं चलेगा। नियता होता है इसमें y = ± b/e, तो y = ± b/e, तो ये हो गया y = ± 9/5। ये दो रेखाएं इसके लिए क्या बन रही हैं, नियता बन रही है। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि उसको पहचानेंगे कि वो मानक अति परवलय है या संयुग्मी अति परवलय है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले लगाएंगे। अब पूर्ण वर्ग बनाने वाला सवाल आ गया तो कैसे हल करेंगे उस पर भी आते हैं। देखिए ये अति परवलय दिया हुआ है और इस अति परवलय के लिए हमको नाभि या शीर्ष वो ज्ञात करना है। सबसे पहले पूर्ण वर्ग में बदलेंगे, तो 9x² - 18x - 16y² + 32y बराबर 151। 9 कॉमन, x² - 2x -16 कॉमन, y² - 2y बराबर 151। पूर्ण वर्ग बनाया जाए तो x² - 2x + 1 - 1 -16 y² - 2y + 1 - 1 बराबर 151। 9 × x - 1 - 2 -9 -16 × y - 1 2 + 16 बराबर 151। अब 9x - 1 2 -16 × y - 1 2 बराबर 16 में से 9 गए तो ये बचता है आपके पास 7। 7 को उधर घटाएंगे तो 144। तो x - 1 2 / 16 माइनस y - 1 2 / 9 बराबर +1। a और b का मान नहीं है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या है +1 मिला या -1 मिला। अब इसको कंपेयर किससे करोगे,
कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कैपिटल वाई का मान वाई माइनस 1, ये मान अपने को मिल गए। ए का मान कितना है भाई 4, बी का मान कितना है 3। कौन सा अतिपरवलय बना है? मानक अतिपरवलय। मानक अतिपरवलय स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो इसके लिए सबसे पहले ई ज्ञात किया जाएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9/16, तो ई बराबर 5/4, ये ई का मान आ गया। उत्केंद्रता मिल गई। इसकी तो आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। फिर अब एक एक करके सब चीज़ों को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले केंद्र। फॉर्मूले किसके लिए चलेंगे भाई? फॉर्मूले इस कैपिटल वाले के लिए चलेंगे, है ना, इसके लिए फॉर्मूले चलेंगे। तो केंद्र क्या होता है? 0,0, मतलब कैपिटल एक्स भी 0 होना चाहिए, कैपिटल वाई भी 0 होना चाहिए। तो केंद्र यहाँ से आपको मिल जाएगा 1,1। फिर शीर्ष क्या होता है? प्लस माइनस a,0। इसका मतलब कैपिटल एक्स प्लस माइनस a के बराबर और कैपिटल वाई 0 के बराबर। क्योंकि फॉर्मूले तो हमें इसके लिए याद है ना, हम तो इसी के लिए लिख रहे हैं। फिर उसको रिप्लेस कर देंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का मान 4, y माइनस 1 बराबर 0। तो ये हो गया x बराबर 4 और 1 5, और x बराबर माइनस 4 तो माइनस 3, y बराबर 1, मतलब 5,1 एंड माइनस 3,1। ये क्या मिला? शीर्ष। ऐसे नाभि के निर्देशांक मिलेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ज्ञात करते हैं उसको भी। नाभि तीसरा, तो नाभि होगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। इसका मतलब कैपिटल एक्स प्लस माइनस ए ई के बराबर और कैपिटल वाई 0 के बराबर। तो कैपिटल एक्स कौन सा? एक्स माइनस 1 बराबर प्लस माइनस ए कितना है 4, ई 5/4। ई हमेशा 1 से बड़ा आना चाहिए क्योंकि हम अति परवलय पढ़ रहे हैं। y माइनस 1 बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 5, y बराबर 1। तो ये हो गया 5 और 1 6, 6,1, और दूसरा आएगा माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4,1। ये मिल गए आपको नाभि के निर्देशांक। नियता ज्ञात करना है भाई। तो नियता क्या होता है? x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। कैपिटल एक्स लिखेंगे ना, इसी के लिए लिख रहे हैं। x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस a का मान 4, e का मान 5/4। तो ये हो गया x माइनस 1 बराबर प्लस माइनस 16/5। दो रेखाएं, ये नियता मिल जाएगी। तो जो भी फॉर्मूले होंगे वह पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद लगेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ये पहचानेंगे कि वो मानक बन रहा है या संयुग्मी बन रहा है, उसके बाद ही सवाल को हल करना है। ठीक है, लिखिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए बेटा अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? यदि अतिपरवलय की नाभि दीर्घवृत्त की नाभि के समान है, तो दीर्घवृत्त दिया हुआ है, उसकी नाभि ज्ञात कर लें। वह जो नाभि मिलेगी वही अतिपरवलय की भी नाभि है। तो अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात करना है, जबकि ई कितना है? 2 दिया है। तो दीर्घवृत्त जो एलिप्स है वो है x²/25 प्लस y²/9 बराबर 1, a बराबर 5 और b बराबर 3 मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इसके लिए इसको a1 b1 मानते हुए b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर इंटू 1 माइनस e1 स्क्वायर। इस दीर्घवृत्त की नाभि ज्ञात करने वाले हैं हम। तो b1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस e1 स्क्वायर, और e1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस b1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। तो e1 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 9/25 16/25। तो e1 का मान आ गया 4/5। इस e1 की मदद से क्या मिल जाएगा अपने को? दीर्घवृत्त की नाभि। तो नाभि के निर्देशांक लिख देते हैं। नाभि के निर्देशांक होंगे प्लस माइनस a1 e1 0। तो हो गया प्लस माइनस 5 इंटू 4/5 0 प्लस माइनस 4 0। ये नाभि के निर्देशांक आ गए। ठीक है, अब अतिपरवलय का समीकरण मान लेते हैं। तो अतिपरवलय का समीकरण क्या होगा? x² अपॉन a2 स्क्वायर माइनस y² अपॉन b2 स्क्वायर इक्वल टू 1। और इसके लिए नाभि के निर्देशांक लिखते हैं। तो वो होगा प्लस माइनस e2 0। क्या e2 उपलब्ध है? जी हाँ। उत्केंद्रता कितनी दी हुई है? 2।
तो ये प्लस माइनस A2 कॉमा 0 किसके बराबर होना चाहिए, प्लस माइनस 4, 0 के बराबर बोला हुआ है कि जो दीर्घवृत्त की नाभि है वही अतिपरवलय की भी नाभि है। तो A2 E2 इक्वल टू 4, ये E2, तो A2 इंटू 2 इक्वल टू 4, A2 का मान आ गया 2, A2 मिल गया। क्या अब B ज्ञात हो पाएगा, जी हाँ अब B ज्ञात हो पाएगा। तो लिखेंगे B2 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर माइनस 1 और B2 स्क्वायर इज इक्वल टू A2 स्क्वायर 4 माइनस 1, तो B2 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 12, क्योंकि E2 कितना है 2, A2 अपने पास आ ही चुका था, सारे मान यहाँ रख दिए, तो आंसर आ गया x स्क्वायर बटे 4 माइनस वाई स्क्वायर बटे 12 बराबर 1, जो हमें चाहिए था। अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कर लिया, उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात किया है जिसकी नाभि दिए गए दीर्घवृत्त की नाभि के समान है। तो दिए गए दीर्घवृत्त की नाभि ज्ञात करी, वहां से फिर एक एक करके चीजें मिलती जा रही हैं, आगे हल किया जा रहा है। अगला सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है, यदि अतिपरवलय के नाभिलंब की लंबाई उसके अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई की आधी के समान है तो उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। अब नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है 2b स्क्वायर अपॉन a, और वह कितने के बराबर है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 2a के आधे के बराबर। तो ये मिलेगा आपको 2b स्क्वायर अपॉन a इक्वल टू a, और 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 1/2 मिल जाता है। इसका प्रयोग करके किसको ज्ञात करना है, उत्केंद्रता को। तो ए बी ई में संबंध ज्ञात है अपने को, ई स्क्वायर माइनस 1, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, और ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बस इसमें रख दीजिए। तो ये ई स्क्वायर आ रहा है 3/2, ई का मान मिलता है √3 अपॉन √2। उत्केंद्रता, क्या ये उत्केंद्रता 1 से बड़ी है, जी हाँ 1 से बड़ी है, इसका आंसर सही है। ये ध्यान देते हुए चलना है कि अतिपरवलय चल रहा है तो उत्केंद्रता का मान 1 से बड़ा आना चाहिए। अगला सवाल देखिए बेटा क्या कह रहा है, यदि अतिपरवलय का एक नाभिलंब दूसरी नाभि पर समकोण बनाता है तो अतिपरवलय की उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। सर्वप्रथम चित्र बनाते हैं। देखिए अतिपरवलय बनेगा कुछ इस प्रकार से, और इसमें एक नाभिलंब यह मान लेते हैं L डैश, यहाँ नाभि S डैश, ये नाभि S। तो यह इस दूसरी नाभि पर कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या ये सारे बिंदु अपने को पता होते हैं, जी हाँ। यह बिंदु कितना होता है 2AE b स्क्वायर अपॉन a, और यह बिंदु कितना होगा AE। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है, और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यह नाभि के निर्देशांक माइनस AE, 0, इस रेखा की प्रवणता M1, इस रेखा की प्रवणता M2, और दोनों की प्रवणता को गुणन कितना कर दें, -1। क्यों कर दें, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो भाई कंसेप्ट लगाते हैं, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। M1 तो b स्क्वायर अपॉन a -0 अपॉन AE प्लस AE गुणन में, फिर इधर से लिखेंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन a -0 अपॉन AE प्लस AE इक्वल टू -1। कितना हो गया भाई, ये माइनस माइनस तो खत्म हो गया, ये हो गया b⁴ अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 2AE 4a स्क्वायर e स्क्वायर, और b⁴ अपॉन a⁴ इक्वल टू 4e स्क्वायर, और b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 2e। ये b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का मान आ गया 2e। नेगेटिव तो लेंगे ही नहीं ना, क्योंकि वर्ग है ना। अच्छा, अब संबंध की बात करें तो होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर -1। तो यहाँ पर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर का मान रख देंगे, कितना 2e, तो 2e इक्वल टू e स्क्वायर -1, e स्क्वायर माइनस 2e बराबर 0। द्विघात बन गया, मान ज्ञात करते हैं। e इक्वल टू 2 प्लस माइनस √4 + 4 अपॉन 2। चेक कर ले एक बार, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac। तो e इक्वल टू आ गया 2 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2, और e का मान होगा, दो मान आएंगे,
एक तो आएगा 2 तो कट गया, 1 प्लस √2, एक आएगा 1 माइनस √2। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है, उत्केंद्रता कभी नेगेटिव नहीं होगी। ये आंसर होगा। ई हमेशा कैसा होगा, 0 से बड़ा, ठीक है, और ई हमेशा कैसा होगा अति परवलय के लिए, 1 से भी बड़ा। 0 से बड़ा भी होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना ही चाहिए। ई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अनुपात होता है। तो आंसर आया 1 प्लस √2, ये मिल रहा है हमें आंसर। तो शर्त क्या दी, विलंब दूसरे नाभि पर समकोण बनाता है तो उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। तो समकोण की शर्त, प्रवणताओं का गुणन -1 करा, उससे हमें एक संबंध मिला b²/a² = 2e, उसको यूज किया, सॉल्व किया। अगला सवाल देखो बेटा क्या कह रहा है, यदि E1 व E2 अति परवलय एवं उसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता है, मतलब अति परवलय की उत्केंद्रता E1 और उसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रता E2 है, तो उनके वर्गों के व्युत्क्रम के योग का मान, मतलब E1² और E2² का वर्ग ज्ञात करके E1² E2² ज्ञात करना है, फिर उनका व्युत्क्रम करना है, फिर उनका योग ज्ञात करना है। अर्थात 1/E1² प्लस 1/E2² की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा, अब b² = a² इंटू E1² -1, यहाँ से E1² की वैल्यू मिलेगी, तो b²/a² = E1² -1 और E1² = 1 प्लस b²/a² और E1² = a² प्लस b²/a²। यह आ गया संयुग्मी के लिए। ज्ञात कर लेते हैं अब इसको, ये तो मानक वाले के लिए हो गया। संयुग्मी के लिए संयुग्मी अति परवलय के लिए बात करेंगे तो a² = b² इंटू E2² -1, क्योंकि जो अति परवलय दिया था a और b वाला उसी का तो संयुग्मी है, तो यहाँ से मिलेगा a² अपॉन b² = E2² -1, E2² = 1 प्लस a² अपॉन b² और E2² = a² प्लस b² अपॉन b², ये E2² आ गया। अब इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से 1/E1² 1/E1² प्लस 1/E2² का अर्थ हो गया a² अपॉन a² प्लस b² अपॉन a² प्लस b²। एलसीएम लेंगे तो ये बन रहा है बेटा अपने पास a² प्लस b² a² प्लस b², आंसर कितना 1। तो एज ए रिजल्ट इसको अपन याद भी रख लेंगे, सवाल को एक थ्योरम की तरह, एक रिजल्ट की तरह याद कर लेंगे कि यदि अति परवलय और उसके संयुग्मी अति परवलय की उत्केंद्रताओं के वर्गों के व्युत्क्रमों के मान को ज्ञात किया जाए तो वो इकाई आता है 1 आता है। वो आंसर ऑलवेज 1/E1² प्लस 1/E2² इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आंसर हमेशा किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। बिल्कुल याद करके रखेंगे इसको। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अति परवलय x²/4 माइनस y²/3 बराबर 1 तथा उसके संयुग्मी अति परवलय कि नाभियों से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका मतलब 2 अति परवलय बनेंगे, एक मानक वाला और एक संयुग्मी वाला। देखिए कुछ चित्र इस प्रकार से आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये संयुग्मी वाला बनेगा, एक S1 S2 ये S3 ये S4। तो इन चारों नाभियों को जब जोड़ेंगे ना तो एक चतुर्भुज बनेगा। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। क्या उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और उसका 4 गुना कर दें, आंसर आ जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले अति परवलय की बात करें तो अति परवलय है x²/4 माइनस y²/3 बराबर 1। तो इसके लिए a² की वैल्यू 4, b² की वैल्यू 3 ज्ञात करनी पड़ेगी, नाभि के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। तो b² = a² इंटू E1² -1, E1² = 1 प्लस b² अपॉन a², E1² = 1 प्लस 4/3 तो 7/3। तो E1 की वैल्यू √7/√3 मिल रही है। अब यहाँ से नाभि ज्ञात करते हैं S1 एंड S2, तो वो होगी प्लस माइनस a E1, 0 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस a कितना है भाई हमारे पास 2। एक बार चेक करते चले कहीं कुछ गलती हम ना कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे थे। यहाँ a² है तो यहाँ पर 4 आएगा, ये 2 आएगा, वरना वो कैंसिल ही नहीं हो रहा था। √7, 0 आ गया। फिर ऐसे ही संयुग्मी के लिए ज्ञात करते हैं
तो अब संयुग्मी अतिपरवलय की बात करें, एक्स स्क्वायर बटे 4 माइनस वाई स्क्वायर बटे 3 बराबर -1 समीकरण हो जाएगा। तो ए और बी तो वही रहेंगे। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है, लेकिन अब संबंध लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई टू स्क्वायर -1 और ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और ई टू स्क्वायर इज इक्वल टू 7/3। ई टू की वैल्यू आ रही है √7 अपॉन √3। ई टू की वैल्यू कितनी आ गई? √7 अपॉन √3। तो यहां से S3 एंड S4 वो होंगे 0, प्लस माइनस BE2, यही होता है ना। तो √3 ये आ गया 0, प्लस माइनस √7। लीजिए भाई, चारों नाभि के निर्देशांक मिल गए। तो चित्र को दोबारा बना देता हूँ सामने। इस तरह से है S1, S2, S3, S4, ये चारों नाभियां, इनसे बनने वाले चतुर्भुज कुछ ऐसा बनेगा। उसमें से इस एक एरिया को हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इस एक एरिया को ज्ञात करके उसका 4 गुना कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो एरिया S1, S2, S3, S4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये C है, CS1, S2, ठीक है। अब ये जो निर्देशांक है ये भी उपलब्ध है बेटा। ये है √7, ये वाला है -√7, ये अभी हमने ज्ञात किया 0, √7, और ये नीचे वाला 0, -√7। तो यहाँ पर 4 इंटू हाफ इंटू ऊंचाई, आधार भी √7 है, ऊंचाई भी √7 है, तो 7 2, आंसर कितना आ गया? 14। तो चतुर्भुज जो चारों नाभियों से बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितना मिल रहा है हमें? 14 मिल रहा है। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज का ज्ञात करके उसका 4 गुना कर दे। देखिए बेटा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक अतिपरवलय दिए गए दीर्घवृत्त की नाभियों से गुजरता है, ठीक है। तो चित्र अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा। यह दीर्घवृत्त ये गुजर रहा है या नाभि S और S' से, ठीक है। तो दीर्घवृत्त की नाभियों से गुजर रहा है, तो वो जो नाभि होगी वो अतिपरवलय के शीर्ष बन जाएगी। तो ज्ञात करते हैं इसको। x² बटे 25 प्लस y² बटे 16 बराबर 1। तो a1 की वैल्यू 5, b1 की वैल्यू 4, a1 ग्रेटर देन b1, तो कौन सा बनेगा? स्टैंडर्ड एलिप्स। तो b1² इज इक्वल टू a1² इंटू 1 माइनस e1², और e1² इज इक्वल टू e1 का मान निकाल लेंगे यहाँ से 1 माइनस b1² अपॉन a1²। तो यहाँ से आ रहा है e1² इज इक्वल टू 1 माइनस 16 बटे 25, e1² इज इक्वल टू 9 बटे 25, e1 का मान मिलता है 3 बटे 5। यह e1 मिल गया आपको, उत्केंद्रता मिल गई दीर्घवृत्त की। अब इससे क्या आ जाएगा? नाभि। नाभि के निर्देशांक इससे ज्ञात कर लेते हैं। तो नाभि के निर्देशांक S प्लस A1 E1, 0 S' माइनस A1 E1, 0। चलिए, उसको A1 अपने पास है 5, ये है, तो ये बिंदु आया अपने पास 3, 0, और ये बिंदु आया -3, 0। इतनी बात भी पूरी हो गई। यहाँ से अतिपरवलय गुजरेगा, तो अतिपरवलय को मान लेते हैं x² अपॉन a2² माइनस y² अपॉन b2² इक्वल टू 1। यह कहाँ से गुजरेगा? 3, 0 से। सॉल्व करेंगे तो 9 अपॉन a2² माइनस 0 इक्वल टू 1। यहाँ से a2 की वैल्यू आ रही है 3, a2 मिल गया। अच्छा, अतिपरवलय और दीर्घवृत्त की उत्केंद्रताओं का गुणन e1 इंटू e2 कितना है? 1। तो यहाँ से e2 इज इक्वल टू 1 अपॉन e1। तो यहाँ से e2 की वैल्यू कितनी आ गई? 5/3। ये e2 मिल गया। क्या अब b2 ज्ञात कर पाएंगे? जी बिल्कुल। तो b2² इज इक्वल टू a2² इंटू e2² माइनस 1। तो
ये हो गया A2 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 25/9 माइनस 1, ये आएगा यहाँ से 9 इंटू 25/9, तो ये हो गया 16/9। तो B2 स्क्वायर की वैल्यू 16, A2 की वैल्यू 9। जो अति परवलय ज्ञात करना है उसका आंसर होगा x²/9 माइनस y²/16 बराबर 1। जो अति परवलय हमें ज्ञात करना था। तो यह दिया गया अति परवलय कहाँ से गुजर रहा है? यह दिया गया अति परवलय गुजर रहा है दिए गए दीर्घवृत्त के नाभियों से, वो उसके शीर्ष पर नाभि थी 3,0, वो हमारे अति परवलय के लिए शीर्ष बन रहे हैं 3,0 माइनस 3,0। उत्केंद्रताओं का गुणन -1 दिया हुआ था, उससे उत्केंद्रता भी मिल रही है। ठीक है, लिख लीजिए बेटा इसको। जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 21 799 अर्थात 1800 2121 799। थैंक यू।